हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसका ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने डिफरेंट लॉस को जाना, लॉस को कंबाइन किया, आइडियल गैस इक्वेशन बनाई, डेंसिटी के बारे में जाना, कंप्रेसिबिलिटी चार्ट के बारे में जाना। कुल मिलाकर ये जाना कि रियल गैस को आइडियल गैस अगर बनाना हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि है काइनेटिक गैस इक्वेशन। है मेरी बात समझ में? है ना? हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है। क्या करना है? डिराइव करना है। बट काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले या काइनेटिक गैस इक्वेशन के पीछे की थ्योरी को जानना है हमें। समझ में आई बात? नहीं सर, हमें ना काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव करना है, बट उसे डिराइव करने से पहले जो अजम्पशंस लिए गए थे, जो वरदान मांगे गए थे, जो पोस्टुलेट्स बनाए गए थे, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। आई बात समझ में? है ना? कि वो इक्वेशन अगर डिराइव हुई है तो उसके पीछे क्या क्या चीजें मानी गई हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि भाई बताओ पोस्टुलेट ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये गलत है क्या, है ना? अच्छा, बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से निकालकर आपके सामने लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला पॉइंट है कि गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबको पता है गैस जो है वो किससे मिलकर बनी है भाई? एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम गैसेस। मैं इसको ना वो करने लगूंगा, हाईलाइट करने लगूंगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल सम नहीं, सेम गैसेस। ये क्या होगा? सेम होगा भैया, है ना? ये क्या होगा? सेम, SAME। ठीक है, चलो। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देखूंगा, मतलब अगर एक पापा है, मतलब पापा अगर हैं तो पापा के सारे बच्चे एक जैसे दिखेंगे, शेप में भी, मास में भी, साइज में भी, है ना? अगर आपके मान लो, अगर आपके पास मान लो अगर ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, सब क्या होंगे? वो सेम मास के होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम साइज के होंगे। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। देखो यार, यह बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, यहां पर समझेंगे इस चीज को। देखो क्या बोला गया है, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। आइए समझते हैं इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, देखो देखो क्या है। हाँ, मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास होते हैं, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये है मॉलिक्यूल्स, ठीक है? एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये सब क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है ना? आप इनको रोक नहीं सकते। ये सब क्या कर रहे हैं भाई? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है ना? ये अजम्पशन है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल सकता हूं कि भाई ये वाइब्रेट भी कर सकते हैं, ये रोटेशनल मोशन में भी रह सकते हैं, ऐसा होगा। एक्चुअल में ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में भी हो सकते हैं। बट हमने बोला ना कि हमने अपने वरदान मांग लिए, हमने बोल दिया भैया कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। ठीक है, तो भाई अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, मान लो कोई मॉलिक्यूल है और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है u वेलोसिटी से। अब क्योंकि वो फ्री से स्पेस में है, 3D में है, तो भाई उसके पास एक x डायरेक्शन का भी कंपोनेंट होगा ux, एक y डायरेक्शन का भी कंपोनेंट होगा uy, और एक z डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा uz। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं सर, ओके। अगर आप ऐसा मानते हो तो आप ये भी मानोगे कि u इज इक्वल्स टू ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप होगा। हाँ सर, तो उसमें क्या गलत बात है? यही बात तो आपने यहाँ बताई थी। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे u का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं बोलूँगा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर। मानते हो कि नहीं? हाँ। अब यहाँ ये बोला गया कि देखो ये मॉलिक्यूल है, ये x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है। तो ऐसा माना गया कि अगर इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में ux है तो वो उतना ही होगा जो y डायरेक्शन में है जितना z डायरेक्शन में है। मतलब ये बोला गया कि ux है जो uy के बराबर है, जो खुद uz के बराबर है, ऐसा मान लिया गया। ठीक है ना? जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ऐसा मान लिया गया। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस चीज को मानकर यहां पर रखूं तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ux स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ ux स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ ux स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अभी डेरिवेशन में काम आएगा। तो वहां पर जो एक वरदान मांगा गया ना कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वो इस चीज के लिए मांगा गया है। अभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है। यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ यू एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखकर रख लेते हैं हम, क्या, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना मोटा पेन क्यों चल गया है। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ अगर इस मॉलिक्यूल के पास ये वरदान है कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप जितना भी जानते हो उस हिसाब से बताओ, है ना। आप जानते हो कि भाई 3 एक्सेस होती हैं, एक ही एक्सेस और एक ये एक्सेस, जगह नहीं है यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना। मोटी मोटी बातें करते हैं, मोटी मोटी बातें, एक्स वाई जेड। तो कोई भी पार्टिकल क्या कर सकता है, इन तीनों एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और तीनों ही एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई रोटेशनल मोशन की, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई ट्रांसलेशन मोशन की। लेकिन यहां इन मॉलिक्यूल्स को रोटेशन मोशन करना अलाउड नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करना अलाउड है। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कितनी अलाउ की जाती है, 3 ट्रांसलेशन की, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशन की अलाउ की जाती है, जो आपने वरदान मांगा है उसके हिसाब से। मैं आपको गहराई समझा रहा हूं, वो जो एक पॉइंट हमने यहां पढ़ा ना कि मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसके पीछे की डिटेलिंग आपको बता रहा हूं। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है सर, स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ गए सर आज हम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलास्टिक इन नेचर। ये क्या है भाई, जो कोलिजन हो रहे हैं ये नेचर में कैसे हैं, इलास्टिक है। अब इलास्टिक कोलिजन से आप क्या समझते हो, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है मैग्नेट ब्रेन्स इलास्टिक कोलिजन या मैग्नेट ब्रेन्स कोलिजन डालना, आपको सारे लेक्चर सामने आ जाएंगे, उन बेस वीडियोस को देखना। इलास्टिक नेचर के जब कोलिजन होता है ना तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है थ्रू आउट, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनिशियल बराबर होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। हाँ सर, सर काइनेटिक एनर्जी बस इनिशियल और फाइनल की बराबर होती है ना, बीच में तो कम होती है जब कोलिजन होता है तो। हाँ सर, कोलिजन के पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है, बीच में कम होती है, लेकिन मोमेंटम क्या होता है, थ्रू आउट कंजर्व्ड रहता है, ठीक है ना। ये होता है इलास्टिक कोलिजन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर। इसका मतलब यह है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। क्या समझे, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब अगर आपके पास कोई कंटेनर है, मान लो कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल है मान लो ना, ये छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल बना ले रहा हूं मैं, ये जाएगा टकराएगा, ये जाएगा टकराएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा। हाँ, जब ये भागेगा इसका कुछ मास होगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ये भागेगा, फिर जब यहां से टकराएगा इलास्टिक कोलिजन होगा, पलटेगा, इधर आएगा, वेलोसिटी वही रहने वाली है, हाँ कि ना। हाँ, तो भाई जब एक मोमेंटम में चेंज आएगा तो मोमेंटम में चेंज आने से क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। तो इस वॉल पर फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या बोलोगे, प्रेशर बोलोगे। तो प्रेशर जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हाँ सर समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड, ये सारे असम्पशन हमने पढ़ लिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3ux², याद रखना भाई, ये नहीं बिड़ना चाहिए, इसको नहीं मिटाऊंगा मैं, इसको रहने दूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहां तक के assumptions हमने पढ़ लिया। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आइडियल गैस की आप बात करो, हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां सारी बातें आइडियल गैस के हिसाब से हो रही हैं, सारी बातें आइडियल गैसेस के हिसाब से हो रही हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ये अभी आगे जाके प्रूव भी हो जाएगा, अभी आगे जाके प्रूव हो जाएगा, टेंशन मत लेना, थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको बताया है, ठीक है ओके। अच्छा, गैस कोई सी भी हो, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसका टेम्परेचर देखो बस, नेचर मत देखो गैस का, ठीक है। Next is the actual volume of gas molecule is negligible when compared to real volume compared to volume occupied by gas। ये बात है सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए, है ना। ऐसा कभी भी रियल गैस में नहीं हो पाता। हाँ, रियल गैस में ये हो सकता होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस देखो, आओ समझते हैं इसको भी। मान लीजिए आपके पास कंटेनर, ये मिटा दूं क्या, ये तो आप समझ गए होगे ना। हाँ सर समझ गए, आ जाओ। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, क्या समझाना है मुझे, कौन सा पॉइंट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। चलो, मुझे एक कंटेनर दे दिया गया, ठीक है ना, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ये।
चलो अब मॉलिक्यूल्स, मैंने यहां पर गैस छोड़ी तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर गए भाई, अलग अलग जगह पर पहुंच गए, अलग अलग दूरी पर बढ़िया पहुंच गए, एक्सपैंड कर गए, ठीक है ना। उनने पूरा वॉल्यूम क्या कर लिया, घेर लिया। तो मैं यहां बोलूंगा कि यहां क्या हुआ है, यहां वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली गई है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, है ना। और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, v है, ठीक। अब मैंने ये बोला कि चलो बेटा तुम लोग बहुत घूम लिया, आओ जरा पास पास आ जाओ, देख तो ले कि तुम्हारा एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो इनको पास पास बुलाया गया और ऐसे आसपास ऐसे बुला के ऐसे बाजू बाजू में ऐसे रख लिया गया, ठीक है, ऐसे रख लिया। अब मैंने बोला कि भैया तुम्हारा भी तो खुद का कुछ वॉल्यूम है, देखो तुम्हारा भी तो खुद का कुछ वॉल्यूम है, तुम तो फैल गए थे अभी तो बढ़िया, तुमने जो कंटेनर का वॉल्यूम था वही वॉल्यूम तुम्हारा हो गया था, लेकिन तुम्हारा खुद का भी तो इंडिविजुअल वॉल्यूम है, तुम खुद भी तो एक स्फेरिकल शेप के हो, मॉलिक्यूल जो तुम हो खुद भी तो स्फेरिकल शेप के हो, तुम्हारा खुद भी तो वॉल्यूम है। लेकिन इसको बोला गया, इसको क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब भैया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो अजम्पशन है वो इस चीज को खारिज कर देता है, वो बोल देता है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस के सामने कुछ भी नहीं है, ये नेग्लिजिबल है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये देखो साफ साफ बोला गया, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ऐसा बोल दिया गया। मान लो मतलब ये ऐसा होगा नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, मतलब इसको सरे से नकार सकते हैं हम, लेकिन अब भाई ये बोल दिया गया, या वरदान मांग लिया गया, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा, मान लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर मैं बहुत ही बड़ा रूम ले आऊं और उसमें 4-5 मॉलिक्यूल भी छोड़ दूं तो वो 4-5 मॉलिक्यूल पूरा घेर के रूम को कवर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रोकेगा नहीं, क्योंकि उनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ये भी बोलना सही नहीं है, रियल गैसेस में होता है, ये भी आइडियल गैसेस की बात है, बोल दिया गया ऐसा है ही नहीं, आप तो दिमाग से ही निकाल दो ये बात। हमने कहा ठीक है भाई, अब आप वरदान मांग रहे हो तो मांग लो। ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, अब भाई मोशन हो रहा है, हल्के हल्के मॉलिक्यूल्स है, भाग रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, ग्रेविटी का कोई उसमें वो नहीं है, बीच बचाव नहीं है। चलो नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर टाइनी रिजिड स्फीयर ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, बता चुका हूं मैं आपको, एक टाइनी रिजिड मॉलिक्यूल को आपने स्फेरिकल शेप का माना है, बहुत छोटा माना है, और उसकी वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लिया है, ठीक है। चलो ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये भी हम समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट, और कितने पॉइंट्स हैं सर, अभी तो 3 पॉइंट्स, अरे नहीं बस इतने ही पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हमारे पास इतने ही थे, ये पॉइंट्स हमने क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए। तो सर हमें करना क्या था, हमें तो डेरिवेशन तक पहुंचना था ना, हाँ, हमें डेरिवेशन तक पहुंचना था, और उस डेरिवेशन तक पहुंचने के लिए ही हमें इन वरदान को जानना जरूरी था कि हमारे पास क्या क्या वरदान है, उससे हम डिराइव करेंगे अब अपनी इक्वेशन को। तो आप तैयार हैं, हाँ सर हम तैयार हैं। तो u² = 3u², ये आप याद रखेंगे। चलो तो हम डिराइव करते हैं अपनी इक्वेशन को। हमें डिराइव क्या करना है सर, बिल्कुल ये भी बहुत अच्छी बात की आपने, हमें डिराइव करना है PV = 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, यू नो दैट, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, and this is number of molecules, and this is root mean square velocity, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब क्या होता है ना, हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि भैया उनकी वेलोसिटी क्या, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी ये है u1, एक की u2, एक की u3, एक की u4, एक की u5, एक की u6, एक की u7, एक की मान लो un, ऐसे करके 1 से लेके n तक की डिफरेंट वेलोसिटीज है। तो आप क्या करें यार, पूरा एक एक मॉलिक्यूल के पीछे जाएंगे तो बड़ी दिक्कत फंस जाएगी। तो हम क्या मानते हैं, हम एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं। वर्ड को पकड़ेंगे, रूट मीन पहले लगाएंगे, पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ना क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, है ना,
मीन निकालेंगे किसका? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। मीन निकालेंगे किसका? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। तो देखो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस अप टू कहां तक? un स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इसका मीन निकालना है तो डिवाइड करेंगे n से, लगा देंगे रूट, तो ये क्या निकल आएगा? VRMS, या इसको URMS कर लो, है ना, मैंने UU ले लिया है तो उसको UU ही रहने दो। क्या रहने दो? UU ही रहने दो, URMS स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है? तो दिस इज URMS, दिस इज RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो ऐसे निकलती है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हाँ सर। अगर यहां से इसको हटाना हो तो यहां स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलो इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम यहां तक पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ूं, मिटाऊं इसको, मिटाइए सर। चलो वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। देखिए हमारे पास हम क्या मान रहे हैं? हम यहां पर एक क्यूब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई? एक क्यूब बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्यूब बनाया हमने। ओहो ओहो, आहा, ये मैंने एक क्यूब बनाया। ठीक है, क्या बनाया जी? एक क्यूब बनाया है, क्यूब बनाया है। चलो, दिस इज योर y, दिस इज योर x एंड दिस इज योर z। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अब मैंने बोला कि भाई सुनो, ये जो डब्बा है ना, ये जो डब्बा है आपने जो लिया है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मान रहे हो आप? मैं मान रहा हूं इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल उसमें से मैंने पकड़ लिया जिसका मास कितना है? m है ना, जो क्या कर रहा है? जो इस वॉल से जाकर टकराएगा, है ना, जो इस वॉल से जाकर टकराएगा, कोलिजन करेगा। ठीक है ना, पक्की बात है, कोलिजन के बारे में आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा है। कोलाइड करेगा, कोलाइड करके वापस आएगा। ठीक, अब भाई ये जो मास है इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मैंने मान लिया। यहां देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये मास है। इसको भी मिटा दूं क्या मैं? आप तो देख चुके हो ना क्या करना है। चलो इसको मिटा देता हूं, है ना। हमारे पास जो मास है मॉलिक्यूल का, उसके पास कोई वेलोसिटी है। अब वो कहाँ है, कैसी है, मुझे थोड़ी ना पता है। मैंने बोल दिया भाई वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन में होगी कुछ u, मान लिया मैंने u1, एक मॉलिक्यूल है ना, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें से मैंने कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया। ठीक है ना, u1। अब आपको पता है कि भाई उसके पास एक x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी ux1, एक y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी uy1, और एक z डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी uz1, और एक z डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी uz1। अरे यार, एक z डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी uz1। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है सर, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें करना क्या है? हमें तो भैया इस वाली वॉल पर चाहिए कि कितना ज्यादा फोर्स ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा प्रेशर या कितना फोर्स लग रहा है वहां पर। अगर हमको फोर्स मिल जाएगा हम प्रेशर निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं है। हाँ सर, इसका डायमेंशन और बता दो। इसका डायमेंशन है l, है ना, l क्यूब है, l क्यूब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो भाई अगर ये मॉलिक्यूल को जाकर टकराना है ये वाली प्लेट पर या ये वाले फेस पर, तो मुझे मतलब है अभी सिर्फ किससे? x डायरेक्शन की वेलोसिटी से। किससे मतलब है? x डायरेक्शन की वेलोसिटी से। ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी से मुझे मतलब है। तो देखो ध्यान से, ये थी हमारी फेस, ये है हमारा फेस मतलब, है ना, ये है हमारा फेस, और इस पर जाकर कौन टकराने वाला है? मॉलिक्यूल टकराने वाला है। ठीक, हम वेलोसिटी किसकी ले रहे हैं? x डायरेक्शन की वेलोसिटी ले रहे हैं। इसका मास कितना है? m मास है। गया है किस वेलोसिटी से जा रहा है? x1 वेलोसिटी, ux1 वेलोसिटी से ये जा रहा है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? आप बोलोगे mux1। मैंने कहा बिल्कुल सही। जब ये जाकर टकराएगा, मान लो ये टकरा गया, और टकरा के जब लौटेगा, तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है? ux1 ही रहने वाली है, मास तो चेंज होने नहीं वाला। तो फाइनल मोमेंटम बता सकते हो कितना होगा? आप बोलोगे सर -mux1। ठीक है, अब आपका दिमाग यहां से चलने लगा कि भैया अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाए तो मैं तो तुरंत फोर्स निकाल दूंगा। चला दिमाग कि नहीं चला? हाँ सर। तो यहां से पहले चेंज ऑफ मोमेंटम आप निकालो कितना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी -2 टाइम्स ऑफ mux1। ठीक है ना। अच्छा देखो, अभी हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। फोर्स पता चल जाए बस, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है सर, ओके। तो ये आ गया भाई चेंज इन मोमेंटम। अब आपकी मेहनत है कि कैसे डेल्टा टी निकल जाए। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी वो टाइम है जिस टाइम में ये मोमेंटम चेंज हुआ है।
मतलब ध्यान से सुनना, ये वो टाइम है जिसमें मॉलिक्यूल ने जाकर कोलिजन किया है और कोलिजन करके बोला। अब ये जो मॉलिक्यूल है मैंने बीच में बना दिया, ये मत समझना कि बीच से आ रहा है मॉलिक्यूल। मैं आपको बता देता हूं भाई, मैंने ये माना कि मॉलिक्यूल इधर इस एंड से आ रहा है, ठीक है ना, इस एंड से आना चालू कर रहा है मॉलिक्यूल, यहां से यहां तक उसको ट्रेवल करना है कितना, एल लेंथ, ठीक है ना। ध्यान से समझना कितनी देर में मोमेंटम चेंज हुआ है, यही अगर हमको पता चल जाता है तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये जो चेंज इन टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो भाई इतने टाइम में मॉलिक्यूल गया यहां टकराने के लिए, कितना डिस्टेंस चला, एल, टकरा के वापस आया, कितना डिस्टेंस चला, एल, दूसरा कोलिजन भी तो करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर करेगा, ठीक है। तो भाई टोटल डिस्टेंस वो कितना चल रहा है, निकाल लेंगे हम टाइम कैसे, टोटल डिस्टेंस जो वो चला डिवाइडेड बाय जितना टाइम, जितनी स्पीड से वो चला। तो किस स्पीड से चल रहा है भाई, वो ux1 से चल रहा है। तो यहां से आपको सीधा सीधा टाइम मिल रहा है 2l, टोटल डिस्टेंस l, जाने वाला l, आने वाला l, 2l अपॉन ux1। मानते हो मेरी बात कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं सर, ठीक है। चलो हाँ, आ गई बात समझ में, आ गई सर समझ में। चलो अब यार हमारे पास तो एक ही मकसद था, बदला, हमारा एक ही मकसद है जीवन का, बदला। तो हम चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे करके हमको फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल मिल जाए, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। वो कैसे मिलेगा, हमको चेंज इन मोमेंटम मिल गया और उसका टाइम भी पता चल गया तो मिल सकता है। चेंज इन मोमेंटम में मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है 2mux1 डिवाइडेड बाय 2l अपॉन ux1। तो इसको स्क्वायर कर देता हूं, ux1 घूम के स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, mux1 स्क्वायर अपॉन l। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक चीज और कर लूं मैं, एक चीज और कर लूं, तो देखो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि u स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ux स्क्वायर है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं एक्स वाई के टर्म में यहां कोई चीज चाहूं, मुझे एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट चाहिए, मुझे एक जनरल वेलोसिटी चाहिए जो कि क्या थी, u थी, जो कि क्या थी, u1 थी, सॉरी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ux1 का स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ ux1 को u1 से चेंज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं सेम वही चीज, इज इक्वल टू m ux1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर बाय 3 इंटू एल। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल आ चुका है भाई, फोर्स एक्सर्टेड बाय एक मॉलिक्यूल आ चुका है। तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकेंगी नहीं तालियां, है ना, बिल्कुल। चलो तो इसका मतलब ये है कि इस वॉल पर जो एक मॉलिक्यूल आकर, ये मॉलिक्यूल आकर जो टकरा रहा था, ये वाला मॉलिक्यूल जो टकरा रहा था, कि वो कितना फोर्स लगा रहा था, वो फोर्स लगा रहा था 1/3 mu1 स्क्वायर बाय l। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। अब लेकिन बात सुनना मेरी ध्यान से, बात सुनना मेरी ध्यान से कि ये जो फोर्सेस हैं ये तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा लगाए गए हैं, मुझे तो चाहिए क्या, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा। अरे भाई इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स है ना, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने फोर्स लगाएंगे जरा वो देखते हैं, आ जाओ। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जोड़ते चलो भाई, 1/3 m u1 स्क्वायर बाय l प्लस 1/3 m u2 स्क्वायर बाय l प्लस डॉट 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 कहां से कहां तक, 1/3 m u n स्क्वायर बाय l। ठीक है ना, n मॉलिक्यूल्स थे, n तक गए। मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स इज 1/3 कॉमन निकाल लो, m कॉमन निकाल लो, l कॉमन निकाल लो, है ना। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अप टू un का स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ, अब देखो मैंने आपको आरएमएस वेलोसिटी का एक कंसेप्ट बताया था। नीचे अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो ये चीज आपको देखी देखी लग रही है, ये चीज आपको देखी देखी लग रही है क्या, ये चीज बताओ मुझे। हाँ सर, ये चीज मुझे देखी देखी लग रही है। ये क्या है, ये क्या है, ये आरएमएस वेलोसिटी है ना सर। अरे क्या है ये, आरएमएस वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है। आप ही ने तो बताया था यू आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर अप टू un का स्क्वायर डिवाइड बाय n। वही चीज तो है सर ये। मैंने कहा वाह वाह चीते, गजब गजब पकड़ा आपने। यहां पर मैं इसको हटाता हूं और क्या लिख देता हूं, u आर एम एस का स्क्वायर लिख दूं।
चलो एक n बच रहा है और इसको हटाता हूं, हटा दूं ना, कोई टेंशन तो नहीं है। नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटा दूंगा यहां से। नोट डाउन कर लो, चलो ये हटा दिया मैंने। चलो अब यहां पर मैं लिख देता हूं URMS का स्क्वायर इंटू एन, n को मैं आगे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, n यहां मल्टीप्लाई करके URMS का स्क्वायर इस तरीके से लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल, और वो कितना है 1/3 mn URMS स्क्वायर बाय l। आते हुए दिख रहा है रिलेशन आते हुए दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। नोट डाउन कर लिया आपने, मैं सब मिटा दूं, आगे काम की बात करेंगे फिर। हाँ सर चलो मिटा दूं। तो देखो हमें तो मतलब था किससे, उस रिलेशन से, और वो रिलेशन क्या था अभी मैं लिखकर आपको बताता हूं। वो रिलेशन था PV इज इक्वल्स टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो हम आ गए हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। मुझे चाहिए है प्रेशर, आपको दिख रहा होगा प्रेशर और वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर की मैं बात करूं तो प्रेशर कैसे निकलता है, F/A से। यहाँ F क्या है, Fn है। Fn की वैल्यू कितनी आई है 1/3 mn URMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। एरिया की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, L स्क्वायर। ठीक है ना, L स्क्वायर ही तो होगा, ये एरिया कितना होगा L इंटू L, L स्क्वायर। L क्यूब बन गया क्या, कुछ दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर, तो P इज इक्वल्स टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया, L क्यूब बन गया, जिसको आप वॉल्यूम बोल सकते हो इस क्यूब का। वाह यार सर यार, इसको घुमा के इधर ले जाओ तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर। क्या आपके पास रिलेशन आकर खड़ा हो गया है? एकदम बिल्कुल शानदार, बहुत ही शानदार सर, मजा आ गया सर, आ गया मजा, क्लियर है? हाँ सर। m क्या है, नंबर ऑफ m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। लिख देता हूं भाई फिर से, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, भूलना नहीं इस चीज को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। p क्या है, p रेसर है ये, p रेसर। और v क्या है, v इज दी वॉल्यूम, v इज दी वॉल्यूम। ठीक है ना, बाकी तो आपको पता है कि ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। चलिए भाई, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमें और भी चीजों का डिस्कशन करना है, बहुत अच्छे से अभी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया चलो वेरी गुड, आ जाओ भैया, आ जाओ। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैं आपको बताऊं, पूछूं क्यों, बताता हूं मैं आपको। अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गए, भैया एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना। अगर ये n की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गई तो क्या होगा बताओ। इफ n टेंड्स टू Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गई तो क्या होगा, तो होगा PV इज इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m इंटू Na इंटू URMS का स्क्वायर। अब इस चीज को आप क्या बोलते बताओ भैया, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और ये क्या है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, है ना। अब इतनी स्पेलिंग कौन लिखे, एवोगैड्रोस नंबर। तो भाई इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एक मास का मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मोलर मास नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू Na क्या बनाएगा, कैपिटल M मोलर मास इंटू URMS का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने क्या बोला यार, मुझे ना कुछ चीज यहाँ पे समझ में आई। मैंने क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्यों किया अभी समझ में आएगा। देखो PV इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू ये क्या है, हाफ ऑफ m URMS स्क्वायर। ये m क्या है, दिस इज दी मोलर मास, एक मोल का मास है ये। आई मेरी बात समझ में, एक मोल का मास है तो हम बोल सकते हैं दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो यहां से हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आया, और वो क्या था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इज नथिंग बट 3/2 ऑफ PV। वेरी गुड, 3/2 ऑफ VV, 3/2 टाइम्स ऑफ PV। अब ये एक मोल के लिए है, अगर यही चीज n मोल के लिए पूछ लेता तो n मोल
n मोल के लिए पूछ लेता तो आप n से मल्टीप्लाई कर देते। ये लो भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल क्या हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ 3/2 RT विद 3/2 PV, सॉरी, है ना। अब RT क्यों लिख गया मुझसे, मैं ये भी बता देता हूं आपको। हमको पता है n की वैल्यू 1 मोल के बराबर अगर है, n की वैल्यू अगर 1 मोल के बराबर है तो हम जानते हैं PV इज इक्वल्स टू n RT होता है। और अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो हम PV को क्या लिख सकते हैं, RT के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो PV की जगह क्या पुट कर दो आप, RT पुट कर दो, वहां नहीं यहां पुट कर दो, कर देता हूं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इज नथिंग बट 3/2 ऑफ RT, 3/2 ऑफ RT। अब यहां से आपको क्या समझ में आया है, क्या समझ में आया है यहां से आपको, यहां देखो काइनेटिक एनर्जी जो है भैया वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। 3/2 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। मतलब मैंने आपको जो अजम्पशन में बताया था वही चीज निकल कर आई है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन पहुंचा, नहीं पहुंच सकता, जो कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, इफ टेम्परेचर इज 0 केल्विन, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0 है। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन? चलो एक दो चीजें और रह गई हैं, जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की जान ली है ना, काइनेटिक एनर्जी हमने जान ली कितनी, 1 मोल की। अब 1 मोल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी निकल के आई, 3/2 RT, है ना, ठीक है। बताया मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वो तो हमने पहले ही मान लिया था भाई कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस की, आइडियल गैस की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। अब लेकिन मेरा मन बदला, मैंने बोला यार मुझे 1 मोल की नहीं जाननी, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी जाननी है n मोल की। किसकी जाननी है भाई, अनमोल की। किसकी, अनमोल की। तो आप क्या करोगे, n सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 RT में। ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ओके सर। अब उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, सुनो हमारी एक और शर्त है, क्या, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है 1 मॉलिक्यूल की। क्या बतानी है आपको, काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की बतानी है, काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की बतानी है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे बताऊं यार। अगर मैं 1 मोल को नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, 1 मोल को। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल में क्या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जाननी है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो कर देता हूं, तो 3/2 RT डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब भैया ये R/Na क्या होता है, R/Na क्या होता है बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत। R/Na होता है सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वाह मजा आ गया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहां से एक और फॉर्मूला इजाद हुआ जो निकला भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज 3/2 RT, सॉरी 3/2 R/Na को आपने क्या बोला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट NT, ओके। तो 1 मॉलिक्यूल की अगर आपसे पूछता है कोई काइनेटिक एनर्जी बता दो तो आप बोलोगे क्या, 3/2 KT। सिंपल है, कोई टफ चीज है क्या, नहीं सर कुछ भी टफ इसमें नहीं है। चलो भाई, तो जब इतनी चीजें हमको पता ही चल गई तो अब क्या बचा, अब बचे न्यूमेरिकल में कूदते हैं और देखते हैं भाई हम इनकी मदद से क्या आंसर निकाल पाएंगे न्यूमेरिकल्स के। चलो आओ देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो भाई, क्लियर करता हूं फिर मैं, ये कर दिया मैंने क्लियर। आओ पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ मीथेन एट 30 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर दे दिया और सीधे सीधे पूछ लिया मीथेन बता के कि भैया काइनेटिक एनर्जी निकाल कर बता पाओगे क्या। तो मैंने बोला हाँ सर काइनेटिक एनर्जी निकाल कर बता देंगे। अच्छा 10 ग्राम ऑफ मीथेन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 10 ग्राम ऑफ मीथेन बोल रहा है। तो n इंटू 3/2 RT, R की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। T आपको किस में रखना है, केल्विन में रखना है, एब्सोल्यूट। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने में अगर आप फंसोगे तो दिक्कत तो आपको ही होने वाली है ना भाई। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है आपको, 10 ग्राम, 10 ग्राम। मोलर मास क्या होगा मीथेन का भाई, तो मीथेन इज नथिंग बट CH4, है ना, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन 4, तो कितना आ गया, 16 आ गया,
आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। तो यहाँ पे मोलर मास कितना हो गया? 16, मोलर मास हो गया 16, ठीक है ना। ग्राम ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, 10/16 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोली जा रही है तो एन की जगह आप पुट करोगे 10/16 इंटू 3/2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। अब भाई केल्विन में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कैसे निकालोगे? इसमें ऐड कर दोगे क्या? 273, तो ये कितना आ जाएगा? 303 केल्विन। नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा सर। तो यहां पर टेम्परेचर कितना पुट कर दिया मैंने? 303 केल्विन। चलिए भाई, तो 10/16 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू 303 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 2361। पक्का गलत तो नहीं कर दिया सर आपने? कर भी सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है सर, भगवान थोड़ी नहीं है, हैं? चलो 2361.69। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 2361.69 जूल, ठीक है ना। पक्का 100%, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बस थोड़ी सी मेहनत थी, बाकी तो आंसर आपकी आंखों के सामने आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्लियर करूं? कर दीजिए सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज E, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय। ओहो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पहले जरा वो तो देख लें। काइनेटिक एनर्जी जरा होती क्या है पहले वो तो देख लें। काइनेटिक एनर्जी होती थी सर 3/2 PV, होती थी कि नहीं होती थी? अब पर यूनिट वॉल्यूम की वो बात कर रहा है तो डिवाइड कर दिया हमने पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वो बोल रहा है E इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 P, है ना। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय, आपको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर इज नथिंग बट 2E/3। कोई दिक्कत है क्या इसमें? है, ये तो क्लास 10th का बच्चा भी कर देगा भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। आंसर क्या आ गया? 2E/3। लो खत्म, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत जल्दी जल्दी ध्वस्त कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, भड़ाभड़ आपको बनने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एट द सेम टेम्परेचर, अच्छा क्वेश्चन है, इफ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द डेंसिटीज ऑफ 2 डायटोमिक गैसेज, अभी पढ़ेंगे आगे जाके जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे तो वहां मोनोएटॉमिक बताऊंगा आपको, डायटोमिक बताऊंगा, पॉलीएटॉमिक बताऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी बताऊंगा। Densities of 2 diatomic gases D1 and D2 respectively, the ratio of mean kinetic energy per molecule of gas will be, का रेशो क्या होगा भाई? दो डायटोमिक गैसेज हैं, है ना, जिनकी डेंसिटीज हैं D1 और D2, तो वो पूछ रहा है द रेशो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विल बी। ओहो, क्या होगा भाई? सर देखो मुझे और कुछ तो पता नहीं, मुझे काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की पता है क्या होती है, मैं पहले वो आपको लिखकर बता देता हूं। मैंने कहा बताओ, आपने बोला सर वो होती है 3/2 kT, ठीक है। तो मान लीजिए ये पहली वाली जो डायटोमिक गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी वाली जो डायटोमिक गैस होगी उसकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? सर 3/2 kT, दोनों सेम टेम्परेचर पर है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसमें कहीं भी आपको डेंसिटी का टर्म दिख रहा है? कहीं भी आपको डेंसिटी का टर्म दिख रहा है? वो आपको डेंसिटी बताकर कंफ्यूज जरूर करना चाह रहा है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला पता था उसमें कहीं आपको डेंसिटी का टर्म दिख रहा है क्या? नहीं सर, डेंसिटी का टर्म तो हमको दिख ही नहीं रहा। तो जब डेंसिटी का टर्म दिख ही नहीं रहा तो डेंसिटी को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है? आप सीधे सीधे रेशो निकाल दो, इसका रेशो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू भाई? 1 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो रेशो कितना आ जाएगा? 1:1। क्लियर, खत्म, दिक्कत कोई नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पोटेंशियल नहीं था जो आपको ना बने, ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं था इस क्वेश्चन में कि आपको पगला दे क्वेश्चन। हाँ, कंफ्यूज ये कर रहा था कि भाई ये D1 और D2 दे दिया, अरे भैया D1 D2 क्यों दे दिया सर? डेंसिटी के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है। तो डेंसिटी के बारे में अगर आपको पता है भी नहीं तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन अपने आप स्मूथली हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। चलिए भाई, तो इस लेक्चर में हमको इतना ही पढ़ना था। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसका नाम है magnetbrains.com। आप जाकर उसको सर्च करेंगे तो देखिएगा आपको ऐसा एक पेज खुला मिलेगा जिसमें आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक और सारे एग्जाम्पलर सीरीज जो हमने चालू की है, एक्स्ट्रा लर्निंग जो हमने चालू की है, वो सब यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो आप क्लास 11 पर क्लिक करेंगे, क्लास 11 के सारे फैकल्टीज के जो दिग्गज फैकल्टीज है सबके लेक्चर आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। अगर आपको मान लो क्लास 11 की फिजिक्स पढ़नी है, आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपको क्लास 11 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड। अब मान लीजिए आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ यहां पर मिल जाऊंगा, ठीक है ना।
आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या करता है। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन यानी क्लास 1 से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपसे कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कोड आपको नहीं बताता है ना। सब फ्री ऑफ कॉस्ट और टॉप नॉच क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड करता है। क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। हम ये चाहते हैं कि हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा मोटिवेशन बना रहे, हमारा मनोबल बना रहे। तो हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, हो सके तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सकता हो इन सारे वीडियोस को शेयर करें। जितने लोगों तक आप इस वीडियोस को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमको कुछ वेलोसिटीज के बारे में पढ़ना है, मैक्सवेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। वहां मिलेंगे, वहां पढ़ेंगे। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।